नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, लेकर हाजिर हूं आपके साथ ट्रंप से जुड़ी दो खबर। पहली खबर पाकिस्तान से मिलने वाले हैं, यानी कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, पाकिस्तान के सेना प्रमुख से मिलने वाले हैं ट्रंप। वहीं दूसरी खबर, भारत में अपना प्रतिनिधि भेजे हुए हैं ट्रंप। आज की तारीख 16 सितंबर के दिन अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल इंडिया आया हुआ है ट्रेड वार्ता करने के लिए। अगेन ट्रंप फिर से वही कर रहे हैं क्या? फिर से भारत पाकिस्तान को एक साथ साधने का प्रयास कर रहे हैं। जिस दौर में भारत के अंदर ट्रेड वार्ता हो रही है, उसी समय पर ट्रंप की खबर आ रही है कि ये आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से मिलने वाले हैं। आपको याद होगा कि ट्रंप को आपने तरह तरह से देखा है, बचते हुए देखा है, टैरिफ के विलन के रूप में देखा है, टैरिफ लगाते हुए देखा है, टैरिफ के बाद बौखलाते हुए देखा है, तस्वीरों से परेशान होते हुए देखा है, नरम पड़ते हुए देखा है। ट्रंप के कई रूप हैं। आपने मित्र के साथ मित्रता निभाते तो शत्रुता निभाते देखा है। आपने ट्रंप के विभिन्न रूपों में से आज ट्रंप समाचार में आप और मैं चर्चा कर रहे हैं आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से इनके मिलने की घोषणा से, और दूसरी तरफ भारत में आई हुई ट्रेड वार्ता से। दोनों के मायने समझेंगे कि क्या कोई वार्ता होगी या केवल ये न्यूज में सुर्खी में बने रहने का एक और तरीका निकाल करके चर्चाएं चल रही हैं। हेडलाइंस देख सकते हैं कि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ लाइकली टू मीट ट्रंप, ऐसा न्यूज के अंदर निकलकर आ रहा है। तो कुल मिलाकर के शहबाज शरीफ जो थोड़े दिन पहले एससीओ की समिट में चीन गए हुए थे, अब अचानक अमेरिका क्यों जा रहे हैं, आज के सेशन में जिक्र करेंगे। आसिम मुनीर तो पहले ही मिलके आ चुके, अब वापस क्यों जा रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि आसिम मुनीर पहले मिलने गए थे, अब शहबाज शरीफ को लेकर जा रहे हैं कि चलो मिला के लाते हैं अपने दाता से जिसने हमको थोड़ा पैसा दिया क्रिप्टो के अंदर। तो कुल मिलाकर के ट्रंप का क्या खेल है, इसको डिकोड करने का प्रयास करते हैं। और इससे भारत जो हाल ही में ट्रंप के बदले हुए भाव से खुश हुआ था कि हाँ अब कुछ तो शायद इनके बीच कॉन्क्रीट हो सकता है, उनके साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला है, व्यापार में कुछ नुकसान तो नहीं होने वाला है। और जब बात ट्रेड वार्ता की हो तो क्या बाजार को कुछ लाभ हो सकता है? क्योंकि अल्टीमेटली जब से 50% टैरिफ लगा है, निश्चित ही भारत का एक्सपोर्ट तो प्रभावित होगा, लेकिन भारत का स्टॉक मार्केट बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि भारत का जो अपना अपना जो इन्वेस्टर है, जो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, वो बड़ा मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं उसमें ये भाव पैदा हो गया है कि अमेरिका वालों, तुम हमें परेशान तो नहीं कर सकते। और बाजार बहुत सकारात्मक रूप से लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। मतलब 50% अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी बाजार चढ़ रहा है, जबकि बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जिन पर सीधा प्रभाव अपेक्षित है। ठीक है, इसके बावजूद भी जब मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, तो चढ़ते मार्केट से आप भी अगर कुछ चाहते हैं कि मार्केट का लाभ आप तक हो, आप भी कुछ ऐसे स्टॉक्स खरीदें, तो आपको तरीका पता हो कैसे खरीदें, कैसे उनके अंदर ट्रेड किया जा सके, डिलीवरीज स्टॉक्स की कैसे ली जा सकती है, या फिर इंट्राडे ट्रेड्स कैसे होते हैं, कैंडल्स कैसे पढ़ी जाती हैं, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, तो आप हमारा एप्लीकेशन बातें बाजार की जाकर चेक कर सकते हैं, जहां पर हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको आसान भाषा में समझा के अपना कोर्स बनाकर दिया हुआ है। साथियों, फिलहाल पाकिस्तान पर फिर से फोकस करते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ आसिम मुनीर के साथ साथ मिलने पहुंच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने की बात इनकी अगले हफ्ते में संभावित है। कहा जा रहा है 25 सितंबर को ये मिल सकते हैं। कहां मिल सकते हैं, अब वो भी समझ लीजिए। देखिए, दुनिया के अंदर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो दुनिया दोबारा तीसरे विश्व युद्ध की तरफ ना बढ़े, तो उसके लिए दुनिया के देशों द्वारा एक मंच गठित किया गया जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस था, जहां चर्चा की गई कि दुनिया के 5 पावरफुल देशों को वीटो दे दिया जाए, ताकि उनके वीटो से कहीं भी दुनिया में अगर रिफ्ट पैदा हो तो ये देश मिलकर तय कर लें कि नहीं साहब, युद्ध नहीं करना है। तो 1945 के बाद से अब तक तृतीय विश्व युद्ध तो नहीं हुआ है, लेकिन दुनिया में युद्ध कहीं रुके भी नहीं है। वर्ड इन्वॉल्व तो है, लेकिन बस वो वर्ल्ड वॉर नहीं कहला रहा है। तो यूनाइटेड नेशंस की जो स्थापना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तृतीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए हुई थी, उसी यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय अमेरिका में है। और यहां पर हर साल बैठक होती है दुनिया भर के राजनेताओं की, या दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों की, अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के माध्यम से, या खुद राष्ट्राध्यक्ष यहां पर पहुंच जाते हैं। ऐसी ही एक हाई लेवल मीटिंग 2025 के अंदर सितंबर में प्रस्तावित है। ये जो सितंबर के अंदर प्रस्तावित मीटिंग है, इसी मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जाना प्रस्तावित था। 23 से लेकर 29 सितंबर के बीच में अमेरिका में होने वाली है ये मीटिंग। लेकिन भारत ने फिलहाल अमेरिका के साथ जो फिलहाल संबंध हमारे चल रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने जाना स्किप कर दिया है। उनकी जगह हमारे विदेश मंत्री इस बैठक को अटेंड करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अमेरिका होस्ट करता है। इसमें समझने वाली
बात यह है कि अमेरिका और रूस में चाहे कितना भी संघर्ष मचा हो, लेकिन रूस के प्रतिनिधि को अगर यूएनजीए की बैठक में अटेंड होने जाना है तो कोई रोक नहीं सकता। मतलब ये एक ऐसी मीटिंग है जिसको चाहे अमेरिका का कितना भी बड़ा दुश्मन राष्ट्र क्यों ना हो, वो भी जाकर इसे अटेंड करेगा, क्योंकि यूएन को एक तरह से यूनिवर्सल बॉडी मानकर अटेंड किया जाता है। पर चूंकि ये अमेरिका में है तो बहुत सारे जैसे पाकिस्तान से हवाई जहाज में भरकर गए राजनेताओं को लगता है कि इतना दूर आए हैं तो चलो ट्रंप से मिल ही चलते हैं, टाइप से समय ले ही लेते हैं, भाई साहब एक फोटो तो खिंचवा दो। इस तरह से जब ये लोग भी वहां जाते हैं तो सोचते हैं कि फोटो खिंचवा लें, तो उसी की साइडलाइन में आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ जाकर मुलाकात करेंगे। आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को अकेला नहीं छोड़ते, उन्हें पता है कि ये जाकर फिर से कटोरा लेके खड़ा हो जाएगा। ऐसे में बेचना है तो सेना को मिलाकर बेचो। जैसे ईरान इजराइल के मामले में पाकिस्तानी सेना बिक गई थी, जैसे चाइना के केस में पाकिस्तानी सेना फिर बिक गई और बिक गई, बिल्कुल वैसे ही जब शहबाज शरीफ पाकिस्तान जाते हैं तो वहां जाकर शहबाज शरीफ के साथ में आसिम मुनीर तो होंगे ही। आपने अगर देखा हो तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दुनिया में जितनी भी जगह शहबाज शरीफ गए हैं, आसिम मुनीर साथ गए हैं, ताकि बता सकें कि यह आदमी कहीं सच ना बोलकर आ जाए कि मैं तो स्विमिंग पूल में तैर रहा था, बम पड़ रहे थे। लेकिन यहां पर आसिम मुनीर जाकर बात को संभालते हैं। अमेरिका में भी वो साथ ही इनके जाने वाले हैं। मतलब राष्ट्राध्यक्ष के साथ साथ अगर सेना अध्यक्ष जा रहा है तो ये केवल आप पाकिस्तान में ही देख सकते हैं। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में आप शायद ही कभी सेना अध्यक्षों को प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के साथ यात्रा करते हुए देखें, क्योंकि हमारे यहां पर सेना को सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति ही अपने पास रखता है। खैर कोई नहीं, पाकिस्तान का मसला है। अब चूंकि भारत के साथ में इस पूरी घटना को देखने के दो नजरिए हो सकते हैं, उनमें पहला नजरिया जो ट्रेड से जुड़ा है उसको स्पष्ट कर लेते हैं। जहां तक बात भारत और अमेरिका के ट्रेड की हो, आपको ये तो ज्ञात ही होगा कि ट्रंप को लगता था कि वो भारत को, जिसने अमेरिका की मध्यस्थता को स्वीकारा नहीं, आज भी पाकिस्तान के विदेश मंत्री का एक बयान बहुत वायरल हो रहा है जिसमें वो अल जजीरा को दिए इंटरव्यू में ये साफ कह रहे हैं कि भारत ने तृतीय पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकारने से इनकार कर दिया था। ये वीडियो वायरल भी हो रहा है, लेकिन वो 25 जुलाई का रेफरेंस यूज करते हुए कह रहे हैं कि भारत ने अमेरिका से भी मना कर रखा है कि भारत पाकिस्तान मसले में हमें तृतीय पक्ष की मध्यस्थता नहीं चाहिए। ऐसे में भारत पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद में जो सीज फायर हुआ, उसमें ट्रंप के बार बार क्रेडिट लेने से जो भारत खफा था, उसने इनको और अच्छे से खफा रखा और कहा कि तुम्हें टैरिफ लगाना है लगा दो, लेकिन हम आपसे यह स्वीकारेंगे नहीं कि आपने हमारे बीच का युद्ध रुकवाया था। इस बीच में ट्रंप ने हमें काफी बार टैरिफ से पहले कुछ और चीजों के लिए भी दबाने का प्रयास किया था। ट्रंप का मानना था कि भारत से हो रही ट्रेड डील में क्यों ना अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भारत को टिका दूं। आपको ज्ञात होगा कि हमने इस पर ऑलरेडी 2 सेशन किए हुए हैं, शायद आपको याद हो, जिसमें मैंने आपको यह बताया था कि असल में अमेरिका जो है ना, वो भारत को अपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेचना चाहता है, अपनी जीएम क्रॉप्स बेचना चाहता है, अपना नॉन वेज मिल्क बेचना चाहता है, क्योंकि अमेरिका में मक्का 15 रुपए किलो के आसपास पैदा हो रही है, मतलब पड़ रही है, और भारत में मक्का का भाव 25 से 28 रुपए किलो के आसपास चल रहा है। ऐसे में भारत के अंदर मक्का के भाव को अमेरिका वाले बैठकर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार इनके यहां अगर हम मक्का बेचने में कामयाब हुए तो बहुत बड़ा बाजार मिलेगा। इस मक्का की कहानी को भी मैं आपको बताऊंगा। इस ट्रेड डील को पहले तो हॉल्ट हो गया था और हमको 50% टैरिफ मिल गया था। अभी क्या है, आज 16 सितंबर के दिन अमेरिका का एक प्रतिनिधिमंडल इंडिया आया हुआ है। आप यहां पर तस्वीरों के माध्यम से ये देख सकते हैं। ब्रेंडन लिंच नाम से व्यक्ति हैं जो यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। ये भारत की यात्रा पर हैं। आपको मैं याद फिर से दिला दूं कि जब भारत पाकिस्तान के बीच में वो रार चल रहा था और ट्रंप भारत से खफा थे, भारत पर टैरिफ लादने की घोषणाएं कर रहे थे, उस बीच में भी इनका एक ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव आने वाला था, लेकिन उसे स्थगन कर दिया गया था कि नहीं अब नहीं आएगा, अब तो आप टैरिफ भुगतो। फिलहाल के लिए जब से ट्रंप के हाव भाव बदले हैं, भारत के साथ नरमी के लिए एससीओ बैठक के बाद जो नरम रवैया अपनाना शुरू किया है, उसके बाद इन्होंने अपना ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इंडिया भेजा है। तो यहां पर आप हेडलाइंस देख सकते हैं, ये ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इंडिया आया है। मैं जब आपका सेशन कर रहा हूं उससे कुछ ही मिनट पहले एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आया है जिसमें बड़ा सकारात्मक रूप से रुझान दिखाए गए हैं भारत के द्वारा भी, कि वार्ता सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। अब वो वार्ता किस रूप में बढ़ रही है ये तो पता चलेगा। भारत की तरफ से राजेश अग्रवाल जो है कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको, और यूएस की तरफ से ब्रेडन लिंच बात कर रहे हैं। तो ये अग्रवाल और लिंच के बीच की वार्ता फिलहाल चल रही है और इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यह वार्ता आज ही के दिन की है और ये तस्वीरों में कैद भी हुई है। अच्छा, चर्चा चल रही है कि भारत का जो 25% टैरिफ है प्लस जो अतिरिक्त 25% टैरिफ है उसे कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए। अब हम एक तरफ तो ये सोचने के लिए तैयार हो रहे हैं कि चलो कुछ अच्छा होगा, टैरिफ हटेगा। अमेरिका लेकिन एक और खेल
खेल रहा है। आपको याद होगा, मैंने पहले भी बताया था, ये आप सेशंस आप बातें बाजार की पे अपनी पाठशाला पे देख सकते हैं कि अमेरिका ना जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें पैदा करता है। इनमें क्या होता है, फसलों के अंदर जीन में कुछ ऐसे परिवर्तन कर दिए जाते हैं जिनसे उत्पादकता बढ़ जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। ये फसलें अच्छी पैदावार के साथ उत्पन्न होती हैं, लेकिन इनमें टर्मिनेटर जीन होता है, मतलब ये फसल के बीज से पुनः उत्पादित नहीं हो सकती। आपको अगर फसल पुनः बोनी है तो बीज भी उसी कंपनी से लेना होगा जिसने ओरिजिनल प्लांट बनाया था। जिस तरह भारत के अंदर बीटी कॉटन पैदा होती है, बिल्कुल ऐसे ही अमेरिका में बहुत सी फसलें जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें हैं जिनके जीन को मॉडिफाई करके टर्मिनेटर जीन के साथ पैदा किया जाता है। बड़ी उत्पादकता के साथ, उच्च रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ बड़ी बड़ी कंपनियों ने पूरी तरह से अमेरिका के जो कृषि क्षेत्र हैं उनको अपने कंट्रोल में कर लिया है। अर्थात उनके बीज से ही अब किसान फसल उत्पादित कर पाता है। बीज का दाम बढ़ेगा तो फसल का दाम बढ़ेगा, घटेगा तो इस तरह से वहां चलता है। ऐसे ही अमेरिका में उच्च उत्पादकता के साथ मक्का पैदा की जाती है और अमेरिका में मक्का दुनिया की सबसे ज्यादा उत्पादित होती है। अमेरिका के लास्ट टाइम से यही प्रयास चल रहे हैं कि भारत को कैसे ना कैसे करके नॉन वेज मिल्क बेचा जाए। अच्छा, मिल्क की कहानी क्या है कि जो डेयरी के पशु हैं, जो दूध देने के पशु हैं, दूध वाले जो पशु हैं, दुधारू, उनको मक्का खिलाई जा सकती है। और मक्का की पैदावार में हमारे द्वारा काफी सारे वो रहे हैं कि ये जीएम फसलें हैं और भारत सरकार इसको अलाउ नहीं करती है। जेनेटिकली मॉडिफाइड अगर फसलें हैं तो हमें डर रहता है कि इसका दो नुकसान है। पहला कि ये शरीर में कैसा असर डालेगी हमें नहीं पता। दूसरा, अगर हमने आप पर निर्भरता जता दी तो सस्ते दाम में आप एंट्री तो कर जाओगे, लेकिन फिर आप पर हमारी अति निर्भरता हो जाएगी और हमारे किसानों का बहुत नुकसान हो जाएगा। अमेरिका इन दिनों एक प्रयास कर रहा है और वो बड़ी खबर है। रशियन ऑयल के लिए जैसे इन्होंने पहले हम लोगों को प्रेशराइज किया कि आप तेल खरीदते हो इसलिए हमने आप पर सैंक्शन लगाए, अब अमेरिका के इन दिनों एक नए सुर निकले हुए हैं। और वो सुर क्या है, इनका एक ट्रेड कॉमर्स सेक्रेटरी है हॉवर्ड लुटनिक। बहुत ही वाहियात किस्म के मतलब बयान होते हैं इसके, बहुत ही पता नहीं कहां से समझ के बोलता है। मतलब ये वाणिज्य मंत्री है एक तरह से वहां का। ये बोलता है कि भाई देखो, आप और सब जगह से तो मक्का खरीद लेते हो, हमारे यहां से मक्का क्यों नहीं खरीदते हो? हमसे तो आप वही जो ट्रंप बात बोलता है, अब इसने मक्का ऐड कर दी उसके अंदर। अब आपके दिमाग में आएगा मक्का में ऐसा क्या है जिसको लेकर के अमेरिका बावला हो रखा है कि मक्का ले लो, मक्का ले लो, भुट्टे ले लो, चल क्या रहा है? तो रशियन ऑयल से अचानक ये अमेरिकन कॉर्न तक कहानी कैसे शिफ्ट हुई, अब मैं आपको वो समझाता हूं। देखो कहानी क्या चल रही थी कि जो टैरिफ तेल को लेकर था उस पर तो अमेरिका की काफी भत्सरना हो गई कि साहब इंडिया के ऊपर तो आपने ट्रेड के चलते, तेल खरीदने के चलते प्रतिरोध लगा दिया, लेकिन चाइना का आप कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तो इस बात पर अमेरिका को पीछे की तरफ हटना पड़ा। अभी ईयू वालों से कहा तुम भी लगा के दिखाओ टैरिफ, नाटो वालों से कहा तुम भी लगा के दिखाओ, मुझे ही बार बार आगे क्यों निकाल देते हो? तो कहीं ना कहीं तेल वाले मामले पे तो ये पलटने वाले हैं। ये जो ट्रेड वार्ता चल रही है इसमें तेल पर लगाया हुआ जो 25% टैरिफ है, मतलब रशियन तेल के कारण जो अतिरिक्त हम पर 25% लगा है, इसको अमेरिका वापस ले लेगा क्योंकि उसको कहीं ना कहीं से बैकलैशेस देखने को मिल रहे हैं। अब ये मक्का की कहानी में कहानी कुछ इस तरह से है कि अमेरिका में बड़ी मात्रा में जो मक्का पैदा होती है वो एक्सपोर्ट होती थी और उस एक्सपोर्ट को खरीदार के रूप में मिलता था चाइना। चाइना ने जब ट्रंप के साथ वार्ता बिगड़ी तो उसने अपने किसानों से कह करके वैसी वाली जो मक्का अमेरिका पैदा करता था उससे भी उन्नत किस्म की प्रोटीन के साथ में मक्का अपने यहां पैदा करवाना शुरू कर दिया। मैं लेकर चलूंगा आपको, पहले आंकड़ों पर चलते हैं। भारत के पास में 1.5 अरब के आसपास आबादी है और अमेरिका जो है ना वो बुशल मक्का जो है अपन को बेचना चाहता है। उसका तर्क यह है कि भारत इतनी मक्का इंपोर्ट करता है, 0.97 मिलियन टन मक्का इंपोर्ट करता है, उसमें से लगभग 0.53 मिलियन ये केवल म्यांमार से करता है, 0.39 मिलियन ये यूक्रेन से करता है। तो अमेरिका से फिर 1100 टन ही क्यों करता है? भारत खुद मक्का का उत्पादक होते हुए भी जब इंपोर्ट करता है तो इंपोर्ट करने में ये हमसे क्यों नहीं खरीदता? बस इतनी सी बात है। भारत जो सालाना 42 मिलियन टन मक्का का उत्पादन करता है, जो कि वैश्विक रूप से मक्का का निर्यातक में, लेकिन हमसे क्यों नहीं खरीदता? लुटनिक का मामला मानना यह है कि भारत हमसे मक्का खरीद ले और मक्का इसलिए भी खरीद ले क्योंकि भारत इन दिनों E20 पेट्रोल बनाने में निकला हुआ है। आपको यह तो मालूम ही होगा, नितिन गडकरी जी के चर्चा इन दिनों जिसके चलते चल रही है कि पेट्रोल में अब इथेनॉल मिलाकर बेचा जा रहा है। 20% इथेनॉल हमारे यहां पर मिलाकर के पेट्रोल में बेची जा रही है। इथेनॉल बनाने के लिए हमें मक्का की जरूरत पड़ सकती है, हमें ज्वार, बाजरा, जो भी फसलें स्टार्च उत्पादित करती हैं जिससे इथेनॉल बनाया जा सकता है फर्मेंटेशन से, उसका उपयोग हो सकता है। तो भारत में असल मायने में पेट्रोल में इथेनॉल मिलेगा। इथेनॉल बनाने के लिए जो रॉ
मटेरियल है वो मक्का हो सकती है। तो अमेरिका को यह पता है कि ये पेट्रोल तो भले ही ना खरीदें आने वाले टाइम में, लेकिन इथेनॉल बनाने के लिए मक्का तो और ज्यादा खरीदेंगे। तो मक्का खरीदेंगे तो ये म्यांमार से, यूक्रेन से, इन देशों से खरीदेंगे, हमसे क्यों नहीं खरीदते, हमसे खरीद लो। तो हो सकता है कि इस ट्रेड डील में भारत अमेरिका से आने वाले समय में इथेनॉल बनाने के लिए मक्का खरीद ले, ये कहते हुए कि हम इस मक्का का उपयोग अपने किसानों के लिए भी नहीं करेंगे, अपनी मवेशियों के लिए भी नहीं करेंगे, और केवल इथेनॉल बनाने में करेंगे। यह मुझे मध्यम मार्ग लगता है, क्योंकि जिस तरह से बहुत तेजी से भारत ने इथेनॉल का उपयोग शुरू किया पेट्रोल में, 2030 तक का टारगेट था पेट्रोल में 20% अल्कोहल मिलाने का, 2025 से लागू हो गया। इतनी जल्दबाजी क्या थी जिसके चलते गडकरी जी को लोगों ने ट्रोल किया कि आपके बेटों की अल्कोहल की फैक्ट्री थी, इसलिए यह सारी कहानी हुई। इसके पीछे जो बैकग्राउंड लग रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं इंडिया, क्योंकि लुटनिक मक्का मक्का चिल्ला रहा है, इंडिया को इथेनॉल इथेनॉल चिल्लाना है कि E20 पेट्रोल ले लो, E20 पेट्रोल ले लो। कुल मिलाकर के इन्हें अल्कोहल बनानी है और इथेनॉल बना करके पेट्रोल में मिलानी है। तो मध्यम मार्ग यह होगा कि अमेरिका भी खुश हो जाएगा कि इंडिया वालों को हमने मक्का के लिए मनवा लिया, भारत जनता को दिखा के खुश हो जाएगी कि देखो हमने किसानों के हिस्से का कुछ भी हक नहीं मारा, हमको तो इथेनॉल चाहिए थी, इथेनॉल के लिए हमने मक्का मंगाई, सस्ती मंगाई, अपने किसानों को लाभ भी पहुंचा दिया, हमने सस्ता तेल कर दिया। वो सब जनता को जैसे भी कन्विंस किया जाए किया जा सकता है। भारत के मक्का के अंदर आयात ना करने के फिलहाल दो ही कारण बताए जाते हैं कि साहब हम 5.5 मिलियन टन से ऊपर अगर मक्का इंपोर्ट करते हैं तो 15% टैरिफ लगाता है, उससे ऊपर अगर खरीदोगे तो 50% टैरिफ देना पड़ता है, और जीएम फसलों से हम परहेज करते हैं। लेकिन जो मध्यम मार्ग मैंने आपको बताया, जो लग रहा है हो सकता है ट्रेड डील्स में, क्योंकि मक्का अचानक सुर्खी में नहीं आ सकती थी, ठीक है। बाय द वे यूएस इस समय सबसे बड़ा मक्का उत्पादक है और वो इन दिनों नए बाजार की तलाश में बहुत तेजी से चल रहा है, क्योंकि लगातार अमेरिका के अंदर जो प्रोडक्शन ऑफ मेज यानी मक्का है वो बढ़ा है और वो रिकॉर्ड स्तर पर एक्सपोर्ट करना चाहता है। उसके बहुत से राज्य मक्का उत्पादन में तेजी से आगे आए हैं। उसके सबसे बड़े इंपोर्टर्स में फिलहाल जापान है, जो 3.94 बिलियन यूएस डॉलर का मक्का खरीदा है। मतलब $4 बिलियन के आप मक्का खरीद लिए, इससे अंदाजा लगाइए। और इससे पहले चाइना इतनी ही मक्का खरीदता था। अगर आप आंकड़ा देखें तो अमेरिका का 18.57 अरब डॉलर का निर्यात था, मतलब बिलियन डॉलर का निर्यात था, जिसमें से 5.21 बिलियन डॉलर का मक्का केवल चाइना खरीदा था। उसके बाद में फिर इतना मक्का मैक्सिको खरीदा, फिर जापान खरीदा, कनाडा खरीदा। 2024 में यह आंकड़ा बदल गया। 2024 में अमेरिका जहां 22 में लगभग $18.5 बिलियन की मक्का बेचा, वो यहां $13.5 बिलियन की मक्का बेचा। क्यों? क्योंकि इस बार चाइना वालों ने मक्का का इंपोर्ट बहुत कम कर दिया, 5.21 अरब से सीधा 33.1 करोड़ पर आ गए। मतलब 10वां हिस्से पर ले आए इसको पटक के धाड़ से कि भाई इतना ही खरीदेंगे तुमसे। कुल मिलाकर के चीन के द्वारा मक्का के इंपोर्ट में जो कटौती हुई ना, उससे अमेरिका का आप घाटा देख सकते हो, सीधा सीधा $5 बिलियन का घाटा 2 साल के अंदर होता हुआ दिख रहा है। तो अमेरिका क्या चाहता है फिलहाल कि उसे बाजार की तलाश है। अच्छा, ये तो 2024 का आंकड़ा है। अभी जो चालू कैलेंडर वर्ष है इसमें तो अभी तक चाइना ने केवल $24 लाख की मक्का खरीदी है। तो कुल मिलाकर अमेरिका से चाइना को आने वाली जो मक्का थी उसमें भयंकर गिरावट आई है। रीजन मार्च में छपी एक खबर है जिसमें चाइना ने खुद ने अपने हाई प्रोटीन कॉर्न का प्रोडक्शन शुरू कर दिया, फॉरेन सोयाबीन और कॉर्न को रिप्लेस करते हुए कि हम अपनी मक्का खड़ी कर देंगे, हम अपने हिसाब से सोयाबीन की फसलें बनाएंगे, हम बाहर से नहीं मंगाएंगे। तो ये जो आत्मनिर्भरता साइंस के आधार पर चीन ने पाई, इसने चाइना ने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया कि हम अमेरिका से नहीं लेंगे। आप में से कुछ लोग हो सकता है ये कहें फिर तो भारत को भी जीएम फसलें उत्पादित करनी चाहिए और उन्हें कमर्शियल पर्पस के लिए कि भाई इथेनॉल बनाने के लिए किसानों से कह दो, किसान खुद से ही इथेनॉल बनाने के लिए अलग से मक्का उत्पादित करेंगे, जीएम फसलें होंगी, उन्हें खाने में उपयोग में नहीं लेंगे, पशुओं को नहीं देंगे, केवल इथेनॉल बनाओ, पेट्रोल के साथ मिलाकर के पर्यावरण को बचाओ। तो भारत सरकार बजाय अमेरिका को परमिशन देने के अपने किसानों को परमिशन देकर चाइना की बराबरी कर सकती है। लेकिन ये तो देखने वाली बात है कि नेगोशिएशन कहां जाके सेट होते हैं। भारत के पास केवल इतना ही है कि साहब हमारे यहां मक्का खाई भी जाती है। और दूसरा बड़ा विरोध एक और भी है, अमेरिका की मक्का पड़ती है 15 रुपए किलो के आसपास। अमेरिका के अंदर बुशल के हिसाब से चलती है, वहां का बुशल 25.4 किलोग्राम के अराउंड होता है। 15 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से अमेरिका में मक्का पड़ती है। भारत में जो समर्थन मूल्य अभी चल
चल रहा है सरकार द्वारा घोषित 24-25 के लिए, वो 24 रुपए किलो के आसपास चल रहा है। उन्हें दिखता यह है कि जब भारत 15 रुपए किलो, अमेरिका 15 रुपए किलो उत्पादित कर रहा है और भारत में बिक 25 रुपए किलो के आसपास रही है मक्का, तो 10 रुपए का तो सीधा फायदा दिख रहा है। इन्हें बल्क में बेचेंगे, बड़ा लाभ कमा लेंगे। तो कुल मिलाकर उन्हें भारत में चीन में जो खत्म हुआ पिछले 2 सालों में मक्का का बाजार है, वो बाजार दिख रहा है। और भारत ने इन दिनों जो इथेनॉल की कहानी रची है, उस कहानी में इन्हें अपना स्पेस नजर आ रहा है। तो पहला कारण तो यह है ट्रेड वार्ता फिर से शुरू होने का और मक्का के भजन गाए जाने का। अब चलते हैं दूसरी बात की तरफ। दूसरी बात क्या है? असल में जब से इजराइल ने कतर के ऊपर बम फोड़ा है, तब से कतर का अमेरिका से विश्वास उठ गया है। कतर ने अभी, जो अपन ने कल परसों भी एक सेशन किया था जिसमें बताया था कि अरब और इस्लामिक वर्ल्ड की उसने एक मीटिंग बुलाई कतर ने अर्जेंट रूप से, और बुलाया कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें इजराइल के खिलाफ संयुक्त रूप से नाटो फोर्सेस बनानी पड़ेंगी, अपनी तरह की फोर्सेस बनानी पड़ेंगी जिनका संयुक्त मैंडेट होगा कि अगर हम में से किसी भी देश पर इजराइल ने बम फोड़ा तो हम सब मिलकर के इजराइल को फोड़ेंगे। इस बात को लेकर कतर ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, पाकिस्तान भी वहां पहुंचा। पाकिस्तान ने बकायदा यह कहा कि हमें नाटो बनाना चाहिए। इस पर हमने प्रॉपर आपको सेशन भी करके दिया था, आप चाहें तो इस सेशन को देख सकते हैं, काफी इंटरेस्टिंग सेशन था ये। आप इसको समझेंगे तो मतलब इसमें असल में गेम समझ में आएगा कि इजराइल के खिलाफ अरब वर्ल्ड कैसे एक होने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद में अब क्या है कि अमेरिका को यह चीज नजर आ रही है कि हमने इजराइल के चलते अरब में जो कतर नामक देश था, जिसको हम पर बहुत ट्रस्ट था, जिसने सेंटकॉम अपने ही देश में बनवाया हुआ था, उसका विश्वास हिला दिया है। आपको याद हो तो ईरान इजराइल जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब भी आसिम मुनीर को बुलाकर पुचकारा गया था और कहा गया था कि तू इजराइल के खिलाफ मुंह नहीं खोलेगा। अभी रिसेंटली जब कतर के साथ मामला गड़बड़ाया, कतर तो अमेरिका का मित्र है जिसने अमेरिकी सेंट्रल कमांड को अपने यहां जगह दी हुई है। अब अगर कतर बौखला गया, अभी मार्को रूबियो कतर में ही पहुंचे हुए हैं, ऐसे में कतर अगर खफा हो गया तो पाकिस्तान कह रहा है जाओ नाटो बनाओ, तो ऐसे में इन दोनों को बुलाया गया, तुम वापस आओ, तुम्हें इजराइल के खिलाफ कुछ नहीं बोलना है, तुमको कहा था ना पहले भी तुम्हें मुंह नहीं खोलना है। तो अभी तक केवल पिछली बार ईरान के समय इसको आसिम मुनीर को बिस्किट दिया गया था, अब इन दोनों को एक साथ बिस्किट पकड़ा के ट्रंप पकड़ा देंगे, जाओ अब वापस जाओ, तो ये पूछ नीची करके वापस आएंगे। फिलहाल के लिए ये दोनों जाएंगे, ये खबर फिर से अरब देशों को परेशान कर रही है कि यार ये कितने लुढ़कने लोग हैं। मतलब अभी तो यहां आकर के हमको कहकर गए कि भाई साहब बहुत बुरा हुआ, इजराइल ने आपको गोला मार दिया, अब ये जाकर पलटी मार के वहां पहुंच गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान को जाकर कह के भाई साहब बहुत बुरा हुआ, इजराइल आपको मार रहा है, उधर फिर से सौदा अमेरिका से कराए। मतलब ये वो मित्र है जो पहले साथ आकर खड़ा होता है, फिर कहता है भाई साहब मुझे दूसरे ने पैसे दे दिया, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकता। तो मतलब ये उस तरह से काम पाकिस्तान कर रहा है। तो ट्रंप जो है इसी तरीके से उसको बुला रहे हैं। कुल मिलाकर भारत इन सब चीजों पर नजर बनाए हुए है। हमें बस सतर्क रहते हुए इस पर ध्यान देना होगा कि किसी भी तरह की ऐसी ट्रेड वार्ता में हम ना फंस जाएं जो कि भारत के लिए दूरगामी नुकसानदायक हो। जीएम फसलें अगर भारत को लगता है कि अमेरिका की फसलों को हमें परमिशन देनी है, तो पहले इस विषय पर पूरे राज्यों की सहमति लिया जाना आवश्यक होगा। किसानों को इस बात के लिए कन्विंस करना होगा और पहले हमें इंपोर्ट से ज्यादा आत्मनिर्भर रूप से अपनी फसलें उत्पादित करनी होंगी कि हम पहले खुद से करेंगे, खुद से आत्मनिर्भर बनेंगे। हमारे कृषि अनुसंधान में हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया है, तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि हम जीएम फसलें उत्पादित नहीं कर पाएंगे, हम चाहे जो पैदा कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में हमने मुकाम हासिल किए हैं। ऐसे में भारत सरकार को इस ट्रेड वार्ता में जल्दी नहीं करनी चाहिए, और विशेष रूप से फसलों के मामले में तो कतई नहीं, क्योंकि ये लोगों के जीवन से और किसानों के पॉकेट से जुड़ा हुआ मामला है। इसे निश्चित ही समझदारी के साथ किया जाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप में से कोई साथी राजस्थान से हैं और राजस्थान से जुड़ी खबरें देखना चाहते हैं, तो अभी हमने अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर एक सेशन किया है, और ये सेशन असल में राजस्थान में जो एसआई भर्ती है, उस एसआई भर्ती के अंदर हाल ही में एक दुखद हादसा हुआ है। आप अगर चाहें तो इसे जाकर देख सकते हैं। इस पर हमने कुछ छात्रों के साथ जो सिलेक्टेड हैं उनके साथ एक इंटरव्यू भी किया है, आप उसे भी सुन सकते हैं। बाकी हमारे चैनल के साथ साथ आप हमारे एप्लीकेशंस बातें बाजार की, अपनी पाठशाला, इन्हें चेक करके हमारे कोर्सेज चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।